हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य दुनाइएस पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जमकर जो पढ़ाई है वो कर रहे होंगे, क्योंकि जो यूपीएससी 2026 का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। आप ऑनलाइन अपने फॉर्म भर सकते हैं और अब जो आपको तैयारी करनी है वो स्पेसिफिकली फोकस करना है अब आपको प्रीलिम्स के ऊपर। तो उसी से रिलेटेड जो हम ये पीवाईक्यूज कर रहे हैं ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके प्रीलिम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन पहले क्वेश्चन के साथ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपको कुछ ये स्टेटमेंट्स दिए, इन पर ध्यान देना है और उसके बाद आपको विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर गिवन करेक्ट, तो आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempts several posts from disqualification on the ground of office of profit। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द above mentioned act was amended 5 times। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है इनमें से कौन से करेक्ट है। तो अगर आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा है, या जो हम एक कैची लाइन पकड़ते हैं हमेशा क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स में, वो होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस। तो मैंने बार बार ये आपको बात बोली है कि जहां पे भी ये बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिफाइन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किस तरीके से बातें बोली गई है, जहां पे भी इस तरीके की जो टर्म आती है, हमको अपने जो कान है वो और अपना दिमाग है खोल के रखना है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट डिफाइन एनीथिंग। मैंने बोला है मोस्ट ऑफ द केस में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी चीज को डिफाइन नहीं करता है, साइलेंट रहता है। तो यहाँ पर आपको जो थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, नो भाई, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन जस्ट करा है मेंशन, और वो भी अंडर आर्टिकल 102 में मेंशन करा है। उसमें कुछ जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड डिस्क्वालिफिकेशन है उसकी बात होती है, बट एज अ टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा क्या। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। तो अगर थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है तो यहां से आपका आंसर सीधा निकल जाएगा, क्योंकि बी में भी थ्री है ये रॉन्ग, फोर में भी थ्री है, और ये सी में भी थ्री है और डी में भी थ्री है। तो इस तरीके से आपका जो राइट आंसर है ये ए हो जाएगा, 1 and 2 ओनली। फिर भी हम जो पहले दो स्टेटमेंट है उनको देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempts several posts from disqualification on the grounds of office of profit। yes, it is correct कि जो ये प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट आया था 1959 में, ये एग्जेम्प्ट करता है कुछ पोस्ट को डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। जैसे मतलब कौन कौन सी पोस्ट इसके अंदर आती है, एक विप होता है ना, पार्टी का जो विप होता है, तो विप विप का जो मेंबर होता है उसको यहाँ से एग्जाम्प्ट किया गया है। ठीक, पार्टी विप का जो मेंबर होगा या हेड होगा उसको एग्जाम्प्ट करा है। वीसी होते हैं यूनिवर्सिटीज के, तो जो वाइस चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटी के, उनको भी इससे बाहर रखा गया है, उनके ऑफिस को भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, ठीक, और डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं, इन सब की जो पोस्ट है इसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर रखा गया है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। ठीक, बट किनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है, इसके लिए अलग से एक एक्ट आता है, उस एक्ट के थ्रू इस चीज को डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द अबव मेंशन एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम। वैसे तो आंसर हमारे पास आ गया है, यस इट इज अमेंडेड 5 टाइम। तो 5 बार इसको अमेंड किया गया है, और वो अलग अलग टाइम पे हम देखेंगे, अभी जो डिटेल होगी आंसर की वो देखेंगे कि कब कब उसको अमेंड किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ए, 1 and 2 ओनली। ओके, इसकी जो डिटेलिंग है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट है 1959 का, ये सर्टेन पोस्ट को डिस्क्वालीफाई करता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर, जैसे डेप्यूटी विप होता है जो पार्लियामेंट का, और
वाइस चांसलर होता है यूनिवर्सिटीज के, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं, इनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तौर पर नहीं देखा जाएगा। जो स्टेटमेंट टू है वो करेक्ट क्यों है? क्योंकि जो प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट है उसको 1960, 1993, 1993 के बाद, यहाँ 92 होगा शायद, 92, 93, 2006 एंड 2013 में अमेंड किया गया है। तो ये 5 बार अमेंड करा है, ये बात सही है। तो इसलिए स्टेटमेंट टू हमारा करेक्ट हो जाता है। स्टेटमेंट थ्री इनकरेक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें बोला था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, मेंशन सॉरी डिफाइंड है। डिफाइंड तो नहीं है, हाँ मेंशन जरूर है अंडर आर्टिकल 1021 सब क्लॉज ए। अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड एज एन एमपी ही शी इज होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये बात वहां पे बोली गई है आर्टिकल 102 में। ओके, चलते हैं आप अगले क्वेश्चन में। With reference to the legislature assembly of state in India, consider the following statement। तो जो स्टेट की लेजिस्लेचर असेंबली होती है उसके बारे में आपको बताना है कि कौन से जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट। The governor makes a customary address to the members of the house at the commencement of first session of the year। Statement 2 है when a state legislature does not have rules on a particular matter, it follow the Lok Sabha rules on that matter। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? द गवर्नर मेक अ कस्टमरी एड्रेस टू द मेंबर ऑफ हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ अ ईयर। यस, इट इज करेक्ट। तो जब भी कोई भी जो स्टेट असेंबली है ये बैठेगी साल के, ये फर्स्ट टाइम जब बैठेगी सेशन में, तो उस समय जो गवर्नर है वो अपने कस्टमरी स्पीच देते हैं, सेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं, एड्रेस करते हैं हाउस को। इसी प्रकार से अगर ये तो स्टेट की बात है, सेंटर में भी ऐसा ही होता है। वहां पे सेंटर में कौन करता है ये काम? प्रेसिडेंट करते हैं। तो जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे कस्टमरी एड्रेस देते हैं बोथ दी हाउस को, जब भी पहली बार सेशन में बैठते हैं या जब भी नए साल की शुरुआत होती है तब। दूसरा क्या है? When a state legislature does not have rule on particular matter, it follow the Lok Sabha rule on that matter। Yes, it is also correct। कि जब किसी लेजिस्लेचर के पास जो है स्टेट लेजिस्लेचर, उसके पास कोई रूल रेगुलेशन नहीं होंगे किसी मैटर से रिलेटेड, तो उस मैटर में वो लोकसभा को देखेंगे कि लोकसभा किस तरीके से काम करती है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है ये है बोथ ऑप्शन 1 एंड 2, ऑप्शन सी। बाकी इसकी जो डिटेलिंग है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गवर्नर है वो बोथ हाउसेस को फर्स्ट सेशन में साल का, और या फर्स्ट सेशन हो रहा है जब साल शुरू हो रहा है तो हाउस अगर बैठ रहे हैं तो उस समय यहाँ पे जो गवर्नर है ये एड्रेस करेंगे बोथ दी हाउस को। दूसरा स्टेटमेंट किया है कि आर्टिकल 208 कहता है कि स्टेट हैविंग लेजिस्लेचर काउंसिल गवर्नर कंसल्टेशन विद द स्पीकर ऑफ असेंबली एंड चेयरमैन ऑफ काउंसिल्स में मेक रूल्स टू द प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू द कम्युनिकेशंस बिटवीन द टू हाउसेस। तो रूल्स अगर बनाने होंगे तो ये अगर आपस में कम्युनिकेशन किया जा रहा है ये सारी प्रोसेस के थ्रू, तो ये लोकसभा से रिलेटेड जितने भी रूल्स होंगे उसको अडॉप्ट करेंगे जो जो इनको नीड होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग्स। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में निम्नलिखित पर फोकस करना है। पार्लियामेंट्री कमेटी scrutinizes scrutinized and report to the House whether the power to make regulation, rules, sub-rules, bylaws, etc. conferred by the Constitution or delegated by a Parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such delegation। तो आपको बताना है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है नीचे दी हुई, इनमें से कौन सी कमेटी ये काम करती है कि हाउस को पावर देता है कि मेक रेगुलेशन, रूल, सब रूल्स, लॉज एक्सेट्रा कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से और पार्लियामेंट के जो एक्सरसाइज है उसकी तरफ से आपको कौन सी कमेटी यहाँ पे काम करती हुई दिखती है। ऑप्शन ए कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस, ऑप्शन बी है कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर, सी है रूल कमेटी, डी है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो इस कमेटी का ये काम रहता है कि जो रेगुलेशंस क्या क्या बनाई जाएगी हाउस से रिलेटेड वो ये देखेगी, या
लॉज क्या क्या बनेंगे, रूल्स क्या, रूल्स तो रेगुलेशन हो गए, रूल्स कैसे बनेंगे, लॉज हो गए, और सब रूल्स हो गए, ये सारे जो काम है ये कौन देखेंगे, ये दिस कमिटी विल वॉच इट। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी। बाकी जो इसकी आप डिटेलिंग है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कमिटी इन्वेस्टिगेट इनटू इन्फॉर्म द हाउस टू वेदर द एग्जीक्यूटिव इज करेक्टली यूजिंग ऑथोरिटी ग्रांटेड टू इट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और डेलीगेटेड बाय द पार्लियामेंट टू इनेक्ट रेगुलेशन रूल्स सब रूल्स बाय लॉज। ठीक, कमिटी जो बनती है ये 15 मेंबर तो होते हैं इसमें लोकसभा से, और प्लस 10 मेंबर होते हैं इसमें राज्यसभा से, तो टोटल इसमें 25 मेंबर होते हैं। तो जो ये कमिटी हमारी सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेचर, इसमें टोटल 25 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 फ्रॉम द लोकसभा एंड 10 फ्रॉम द राज्यसभा। ठीक है, ओके, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। With reference to election of President of India, consider the following statement। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनसे रिलेटेड जो इलेक्शन का मामला है उस पर हमको बताना है क्या है। तो आपको बोला है कि फर्स्ट स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। स्टेटमेंट टू है, the value of the vote of MPs of the Lok Sabha is more than that the value of the vote of MPs of the Rajya Sabha। तो आपको बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट गिवन इज आर करेक्ट। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट चेक करते हैं, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। इज इट करेक्ट? यस, इट इज करेक्ट। क्योंकि जो एमएलए की जो वैल्यू है वोट की, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि भाई जो वोट की वैल्यू दी जाती है ना, इट इज गिवन बाय, वोट की वैल्यू किस पे दी जाती है? पॉपुलेशन पे, पॉपुलेशन बेस्ड होती है। तो पॉपुलेशन बेस्ड पे कैसे है कि जैसे यूपी है, तो यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पे अगर 400-500 एमपी भी है, ये एमएलए है सॉरी, तो इनके लिए जो पॉपुलेशन होगी वो एक एमएलए पे, 1 एमएलए पे हो सकता है कि 15 लाख भी हो, 15 लाख हो। ठीक, और वहीं पे अगर हम बात करें दूसरे स्टेट की सच एज गोवा, ठीक है, तो गोवा की अगर बात करें तो वहां पे 1 एमएलए पे कितने लोगों का वोट होगा? मुश्किल से 2 लाख, ये भी इतना भी नहीं होगा। तो इस तरीके से वहां पे देखा जाएगा कि जो पॉपुलेशन है उनके रिस्पेक्ट में यहाँ पे सीट का डिस्ट्रीब्यूशन, वोट का जो वैल्यू है वो काउंट होता है। तो इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाता है, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। यस, इट इज करेक्ट। दूसरा क्या है, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपीज ऑफ द लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपीज ऑफ द राज्यसभा। क्या ये बात है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोकसभा है और राज्यसभा है, इन दोनों की ही जो वोट वैल्यू है वो इक्वल होती है, और वो कितनी है? 700 पर एमपी होता है, कि एक एमपी के जो वोट की वैल्यू है वो 700 होती है, और ये फिक्स्ड है, वो चाहे लोकसभा का हो राज्यसभा का हो। इट इज नॉट कि मतलब लोकसभा का ज्यादा होगा राज्यसभा का कम होगा। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन ए, ओनली, वन ओनली। ओके, तो इसका राइट आंसर वन ओनली है। बाकी आप डिटेलिंग यहाँ से देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की तरह जैसे हम डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं ना, तो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्टली होते हैं। मींस नो डायरेक्ट वोटिंग, बट इंस्टीड प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, और इस इलेक्टोरल कॉलेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक में आती है स्टेट की जितनी भी असेंबलीज होती है वो, और दूसरे में आती है पार्लियामेंट। ठीक, तो इसमें electoral college is set of electors that consist of both the house of parliament and legislature assemblies of all states। तो all state including दिल्ली एंड पुदुचेरी यूटीज, प्लस इसमें अब आप लद्दाख भी कर दो, और सॉरी लद्दाख में तो ये अभी विधानसभा नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर, यूटीज ऑफ दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। तो ये 3 यूटीज ऐसी है जो मतलब ये काम करेगी। बाकी जो नॉमिनेटेड मेंबर है राज्यसभा के,
और स्टेट असेंबलीज के जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ये एलिजिबल नहीं होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो दे कैन नॉट वोट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे ईच एमपी वोट कैरीज फिक्स्ड वोट वैल्यू 700, बट इन द केस ऑफ एमएलएस वोट वैल्यू इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट विच डिफर फ्रॉम द अनदर स्टेट टू अनदर स्टेट। ओके, तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर था ये तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली shall vacate his or office if he she ceases to be a member of the assembly। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, whenever the legislative assembly is dissolved the speaker shall vacate his her office immediately। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट हिज और ऑफिस इफ ही शी सीज टू बी अ मेंबर ऑफ असेंबली। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई स्पीकर है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं रहता है अगर, तो क्या उसको स्पीकर के पद से भी हटा दिया जाएगा? यस इट इज। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, कि अगर भाई उसकी जो मेंबरशिप ही छिन गई तो फिर वो जो स्पीकर का पद है उसको वो भी छोड़ना पड़ेगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, whenever the legislative assembly is dissolved the speaker shall vacate his office immediately। immediately यहाँ पे कीवर्ड है immediately, नहीं, immediately उसको नहीं छोड़ना पड़ता। क्यों? क्योंकि जो स्पीकर है वो वेट करता है कि जब पुरानी जो ओल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली है जब ये डिसॉल्व हो गई, तो इसके बाद जब न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म होगी तो तब तक जो स्पीकर है वो पुराना वाला ही अपने पद पर बना रहता है। और उसके बाद फिर जब नई लेजिस्लेटिव असेंबली चुनकर आ जाती है, उसकी मीटिंग होती है, जब उसकी फर्स्ट मीटिंग होगी तो वहां पर फिर चुना जाएगा न्यू स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट असेंबलीज। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो स्पीकर होता है वो इमीडिएटली नहीं हटता है। जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं उसके बाद नई जो गवर्नमेंट आती है और पार्लियामेंट जब, या पार्लियामेंट बोलो या स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों जगह सेम ही होता है, तो तब तक जो स्पीकर है वो बने रहते हैं पावर में। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वन ओनली। ठीक, नेक्स्ट इसकी जो डिटेलिंग है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। द स्पीकर ऑफ द असेंबली टिपिकली होल्ड द पोजीशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द असेंबली। ठीक है, मतलब जब तक असेंबली की ड्यूरेशन है तब तक ही जो हमारे स्पीकर है वो भी इसके मेंबर बने रहेंगे या स्पीकर बने रहेंगे। कंडीशन क्या क्या है कि उनको कब कब किस सिनारियों में वो अपने जो सीट है उसको छोड़ सकते हैं, स्पीकर से के पद से इस्तीफा दे सकते हैं या कब छोड़ सकते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, इफ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ असेंबली, ये जो हमारा स्टेटमेंट अभी पीछे क्वेश्चन में पूछा गया था। दूसरा क्या है, इफ ही रिजाइंड बाय रिटर्न टू डेप्यूटी स्पीकर। दूसरा क्या है कि अगर रिजाइन कर दिया भाई उसने, तो रिजाइन कर दिया तो वो किसको रिजाइन करेंगे, जो स्पीकर है वो रिजाइन किसको करेंगे, डेप्यूटी स्पीकर को। ये दोनों ही केस में है, स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी सेम कंडीशन है। थर्ड क्या है, ही इफ अ मोशन, यहाँ पे हिप हिप होना चाहिए, इफ अ मोशन टू रिमूव हिम फ्रॉम approved by a majority of assembly member at a time set, a resolution may only be moved within 14 days। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर मोशन ला दिया भाई स्टेट लेजिस्लेचर में, यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है तो इसलिए स्टेट लेजिस्लेचर, तो अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने मोशन ला दिया उनको हटाने का, ठीक है, तो उस मोशन के तहत तो फिर इनको हटना पड़ेगा। यस, तो ये भी करेक्ट है कि भाई अगर मोशन ला दिया और 14 डेज बिफोर नोटिस देना पड़ेगा उस मोशन के लिए, तो 14 दिन पहले अगर नोटिस देके एक मोशन ला दिया है कि भाई हम इस स्पीकर को हटा रहे हैं तो ये कर सकते हैं। ठीक, so statement 2 is incorrect, although the speaker is office throughout the duration but he she may continue serve until the following assembly first meeting। तो मैंने जैसे पीछे समझाया है कि जब तक नई विधानसभा बनकर नहीं आएगी तब तक वो नहीं हटेंगे। ठीक है, इसका बाद चलते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या है? अ प्राइवेट मेंबर बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड but only nominated by the President of India. Statement 2. Recently, private member bills has been passed by Parliament of India for the first time in its history. तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर आपको पहला स्टेटमेंट चेक करना है। अ प्राइवेट मेंबर बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ओनली वर्ड आ गया है ना, तो वैसे तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि ओनली आ गया है, तो थोड़ा हमको होशियार हो जाना है। यहाँ पे जो बिल है वो दो तरीके से इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। एक तो होते हैं गवर्नमेंट बिल, ठीक, और दूसरा होता है प्राइवेट मेंबर बिल। तो जो गवर्नमेंट बिल होगा वो मिनिस्टर के द्वारा ही केवल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और जो प्राइवेट मेंबर बिल होगा ये एमपी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, एमपी मतलब नॉन मिनिस्टर, मिनिस्टर नहीं होना चाहिए वो। तो एमपी जो होगा वो इस बिल को इंट्रोड्यूस करेगा। तो जो एमपीज होते हैं उनको प्राइवेट मेंबर भी बोलते हैं, और जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको गवर्नमेंट मेंबर बोलते हैं, या बिल जो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे उनके द्वारा वो गवर्नमेंट बिल, और जो एमपी के द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाएंगे वो प्राइवेट मेंबर बिल। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि यहाँ पे ओनली नॉमिनेटेड मेंबर बाय प्रेसिडेंट, नो, यहाँ पे दोनों ही इलेक्ट भी कर सकते हैं और नॉमिनेटेड दोनों ही बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। तो पहला गलत, तो ये भी नहीं आंसर, ये भी नहीं आंसर, तो हमको दो बी और डी पे फोकस करना है। Recently, private member bill has been passed in the Parliament of India for the first time in its history. नहीं, पहली बार नहीं किया है इंट्रोड्यूस। अभी तक टोटल 14 टाइम्स जो है बिल्स को इंट्रोड्यूस किया है एज अ प्राइवेट मेंबर बिल्स। तो प्राइवेट मेंबर जो बिल है ये हमारे पास 14 बार इंट्रोड्यूस ऑलरेडी किए गए हैं, तो हिस्ट्री में पहली बार नहीं हुआ है, तो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो आंसर विल बी डी, नीदर वन नॉट टू। बाकी इसकी जो डिटेलिंग है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट अ मिनिस्टर इज कॉल्ड अ प्राइवेट मेंबर। Private member of parliament can be both nominated member or by president as well as elected member। ठीक है, और साथ ही जो स्टेटमेंट 2 है वो क्यों गलत है कि टिल डेट टुडे, मतलब टिल टुडे द पार्लियामेंट हैज पास 14 प्राइवेट बिल्स। तो 14 प्राइवेट मेंबर बिल को अभी तक पास किया है, और 6 ऑफ देम दीज बिल्स पास्ड इन 1956 अलोन। तो 1956 में ही 6 जो थे वो पास करे गए थे। प्राइवेट मेंबर बिल पास बाय ए पार्लियामेंट वाज द सुप्रीम कोर्ट, जो लास्ट वाला पास किया था वो था द सुप्रीम कोर्ट इनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल एफिलिएट जुरिसडिक्शन बिल 1968 बिकम एन एक्ट इन ऑन अगस्त 9 1970। तो लास्ट बिल ये था, उसके बाद मतलब 1968 के बाद कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, उसके बाद अभी तक नहीं आया है। तो ये पहली बार नहीं हुआ है हिस्ट्री में, और ना ही ये रिसेंटली हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू adjournment motion, question हार, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन बिलो। तो आपको बताना है कि पार्लियामेंट के ऊपर कंट्रोल किस प्रकार से करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे जो पार्लियामेंट है। तो जो पार्लियामेंट है हाउ इट कंट्रोल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो एडजॉर्नमेंट मोशन को लाके, यस इट इज करेक्ट, एडजॉर्नमेंट मोशन अगर लाएंगे तो वहां पे एडजॉर्नमेंट मोशन का मतलब क्या है कि कोई ऐसा मुद्दा आ गया है जो नेशनल इंटरेस्ट का इशू हो, नेशनल इंटरेस्ट इशू ऐसा होना चाहिए जो नेशनल इंटरेस्ट का हो। तो वहां पर फिर बोला जाएगा भाई सभी लोग स्पीकर की परमिशन के साथ कि सभी लोग भाई इस मुद्दे पे ध्यान दो। ठीक है, तो ये तो चेक मारता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे पार्लियामेंट के द्वारा। तो पहला करेक्ट है, तो बी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा क्या है? क्वेश्चन हार।
भाई आपको पता ही होगा, जब भी पार्लियामेंट का सेशन बैठता है तो इसके जो बिगिनिंग है, जो फर्स्ट हार होता है, वही क्वेश्चन हार होता है। तो बिगिनिंग ही मतलब सेशन की जो हाउस की शुरुआत है, स्टार्टिंग है, वही आपके क्वेश्चन हार से होती है। तो क्वेश्चन हार में आपको सीधा सीधा जो मिनिस्टर है उसको, उससे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई आपने किन मुद्दों पर काम करा, किन मुद्दों पर काम नहीं करा। तो ये आप पार्लियामेंट का अगर डिस्कशन देखते हैं तो इजीली यू कैन सी इट। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो आपका जो आंसर है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। द आंसर विल बी डी, 1 2 एंड 3, क्योंकि एक ही जगह हमारे पास 1 और 2 एक साथ है। बाकी तीसरा भी देखते हैं, थर्ड स्टेटमेंट क्या है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी ऐसे पूछे जाते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैसे होते हैं कि मतलब ये स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं कि अगर ओरल होते हैं, ओरल आंसर दिया जाएगा इसका, कि अगर मतलब मिनिस्टर ने जवाब दे दिया है, आंसर दे दिया है, जो इधर एमपी ने पूछा था मिनिस्टर से, उसका जवाब अगर एमपी ने दे दिया है, फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी जो एमपी है वो पूछ सकता है मिनिस्टर से। तो ये है सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, ये स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं, ओरल आंसर इनका दिया जाता है। तो इन तीनों के माध्यम से जो चेक है वो लगाया जाता है सीओ में, सीओ एम के ऊपर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर, बाय पार्लियामेंट। ठीक है। बाकी जो डिटेलिंग है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एडजॉर्नमेंट मोशन क्या होता है, कि जो मोशन विच इज डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस का जो होता है। और दूसरा ये भी बोलता है कि ये कंसेंट ऑफ स्पीकर की लेके आप इसको जो एडजॉर्नमेंट मोशन है वो ला सकते हैं। और दूसरा क्या है, क्वेश्चन आर, तो सिटिंग बिगन विद द क्वेश्चन आर, ये आप सभी को पता है। और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस क्या होते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं, और जिनके ऊपर स्टार लगा होता है इसमें ओरल आंसर देने होते हैं मिनिस्टर्स को, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर इलेक्शन टू द लोक सभा अ नॉमिनेशन पेपर कैन बी फील्ड बाई। तो अगर इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, तो नॉमिनेशन फॉर्म किसके द्वारा फिल किया जाएगा। ए है एनीवन residing in India, B a resident of a constituency from which the elections is to be contested, C any citizen of India whose name appears in the electoral roll of the constituency, D any citizen of India। तो यहाँ पर आपको बोल रहा जा रहा है कि अगर लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है और वहां पे कोई कैंडिडेट खड़ा होना चाहता है लोकसभा के लिए, तो उसको कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी होगी। तो एनी रिजाइडिंग, एनीवन इज रिजाइडिंग इन इंडिया, तो एनीवन का मतलब है यहाँ पे सिटीजन भी और नॉन सिटीजन भी। ठीक है। तो क्या यहाँ पे एनीवन रिजाइडिंग इन इंडिया नॉन सिटीजन बन सकता है, नहीं, तो नॉन सिटीजन नहीं बन सकता है, ए इज रॉन्ग। दूसरा क्या है, a resident of a constituency from which the election is to be contested। तो रेजिडेंट होना चाहिए। अभी रेजिडेंट तो मैंने बोला है ना, रेजिडेंट का कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि रेजिडेंट में नॉन सिटीजन्स भी आते हैं। तो नॉन सिटीजन्स का तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये भी गलत, तो बी भी नहीं है। सी क्या है, एनी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, यस, सिटीजन होना चाहिए। पहली बात तो यही है, हमारा जो आर्टिकल 325 है उसके तहत सिटीजन होना चाहिए पहले तो इंडिया का। अगर वो इंडिया का सिटीजन है तब जाके वो वोट देने के लिए एलिजिबल है। दूसरा, इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल, जो इलेक्टोरल रोल होता है उसमें उसका नाम आया हुआ होना चाहिए। तीसरी बात क्या है कि, और पर्टिकुलर एक उसकी अपनी जो कॉन्स्टिट्युएंसी है उसमें उसका नाम आया हो, और वो 25 साल से ऊपर का होना चाहिए, मिनिमम 25 साल। क्यों, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन जो है वो 25 साल से कम वाला नहीं लड़ सकता है। तो आप 25 साल से ऊपर के होने चाहिए, जो आपकी कॉन्स्टिट्युएंसी है उसके इलेक्टोरल रोल में आपका नाम होना चाहिए। आप सिटीजन ऑफ भारत तो फिर होंगे ही होंगे अगर आपके इलेक्टोरल रोल में नाम आ गया है। और एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, नो इट इज नॉट, क्योंकि एनी सिटीजन के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो, उसका जो कॉन्स्टिट्युएंसी है उसमें नाम आना जरूरी है, तभी जाके वो इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है लोकसभा के लिए। डिटेलिंग आप यहाँ से देख सकते हैं कि नॉमिनेशन पेपर कैन बी फिल्ड बाय एनीवन हु 25 years old और
older than that eligible to contest election to the Lok Sabha seat. Candidate must be registered elector constituencies and a citizen of India. If he she registered a voter in a particular state, he she can contest from any seat in any state. Okay, next question. Consider the following statement. In the election of Lok Sabha or State Assembly, the winning candidate must get at least 50% of the vote pooled to the declared elected. तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन laid down the Constitution of India in the Lok Sabha, Speaker's post goes to the majority party, the Deputy Speaker post goes to the opposition. तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। इन द इलेक्शन फॉर द लोकसभा और स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50%। भाई ऐसा होता है क्या कि जो कैंडिडेट जीतेगा उसको 50% कोटा मिलना चाहिए? नहीं। ऑफ द वोट पूल दैट दे डिक्लेयर इन द नो, क्योंकि माना यहाँ पे 3-4 कैंडिडेट है, ए बी सी, ये 3 कैंडिडेट है और 3 कैंडिडेट में से माना जो पहला कैंडिडेट है इसको मिल गया 40%, जो दूसरा कैंडिडेट है इसको मिल गया 45%, ठीक है, और जो तीसरा कैंडिडेट है इसको मिल गया, अरे चलो इसको मान लो 30 मिल रहा है और तीसरे को मिल रहा है 30। इस केस में 50 तो किसी को ही नहीं मिला, तो 50 किसी को ही नहीं मिला, बट फिर भी जो विजेता होगा वो कौन होगा? ए। क्यों? क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा है। क्यों? हमने इसके लिए जो इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के या विधानसभा के जो इलेक्शंस होते हैं इनके लिए हमने एक जो सिस्टम है वो कौन सा अपनाया है? वो है फर्स्ट फास्ट दी पोस्ट सिस्टम। ये आपने सुना होगा, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो इस सिस्टम के थ्रू इलेक्शन होता है, मतलब जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वही विजेता होगा। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मतलब जो ये 100 वोट यहाँ पे बांटे गए थे उन्होंने सब ने 100 के 100 लोगों ने वोट किया हो। माना इन 100 में से अगर 80 लोगों ने वोट दिया है, ठीक है, तो जो 80 लोग 20 लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करा, तो इनका भी जो वोट है वो मेजर नहीं किया जाएगा। फिर भी यहाँ पे किसको, जो यहाँ पे ज्यादा वोट लाएगा उसको ही कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और जो ये 50% का जो कोटा है ना, ये कहाँ पे डिमांड होता है? जैसे प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनके लिए, और विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं उनके लिए ये 50% का जो कोटा है ये काम करता है, ठीक है। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ले डाउन दी in the Constitution of India, in the Lok Sabha, the Speaker's post goes to the majority or Deputy Speaker goes to opposition. According to the provisions laid down in the Constitution, देखो मैंने फिर पकड़ लिया यहाँ पे, और आपको भी ये पकड़ना आना चाहिए। According to the Constitution नहीं है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन ये कुछ नहीं बोलता है कि भाई जो स्पीकर बनेगा वो रूलिंग पार्टी का बनेगा या जो डेप्यूटी स्पीकर बनेगा वो अपोजिशन पार्टी का होगा। कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट अबाउट दिस। इट इज जस्ट parliamentary convention which is taken from the British government or British system of parliament that we followed, not from the constitution. It is not according to constitution. तो इसका भी आंसर क्या है? डी, neither one nor two. डिटेलिंग आप यहां से देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, जिसको कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, इलेक्शन ऑफ द मेंबर टू द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। दूसरा क्या है? स्टेटमेंट टू जो 1 है ये क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में कैंडिडेट हु सिक्योर मेजोरिटी ऑफ वोट्स डिक्लेयर इलेक्टेड, विनिंग कैंडिडेट नीड नॉट गेट 50% वोट्स। ओके, स्टेटमेंट 2 क्या है? ये भी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि मेंबर बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी इलेक्टेड बाय स्पीकर एज पर पार्लियामेंट्री कन्वेंशन नॉट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और डेप्यूटी स्पीकर भी अपोजिशन पार्टी का जो बनता है वो भी पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के थ्रू ही होता है, ना कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया acquire the power of legislate on any item in the state list in the national interest if the resolution to that effect is passed by whom। तो आपको बताना है कि अगर पार्लियामेंट को नेशनल इंटरेस्ट में कोई लॉ बनाना है
तो उस पे स्टेट लिस्ट पे, वो भी स्टेट लिस्ट की बात हो रही है, तो वहां पर कौन उसको इंट्रोड्यूस कर सकता है, कौन उसको मतलब आगे बढ़ा सकता है? ए है लोकसभा बाय ए सिंपल मेजोरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप। बी है लोकसभा बाय ए मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप। सी है राज्यसभा बाय ए सिंपल मेजोरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप। डी है राज्यसभा बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अगर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम इन द स्टेट लिस्ट in the national interest, the resolution is passed by the Rajya Sabha, और मेजोरिटी कैसी होनी चाहिए, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, जो डिटेलिंग है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो कौन कौन सी कंडीशन है जब पार्लियामेंट लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट में। क्यों? क्योंकि स्टेट लिस्ट का जो मैटर है वो राज्यसभा से ही इंट्रोड्यूस होगा। क्यों? नाम ही क्या है इसका, राज्यसभा मीन्स अलग अलग स्टेट की ये सभा है। तो इसमें स्टेट 1, स्टेट 2, इस तरीके से जो स्टेट्स है वो यहाँ पे अपने मेंबर भेजते हैं राज्यसभा में। तो इट इज अ हाउस ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यों द्वारा यहाँ पे अपने मेंबर भेजे जाते हैं, इसीलिए इसको राज्यसभा बोला जाता है। तो अगर राज्यसभा नेशनल इंटरेस्ट में देखती है कि भाई कुछ जो स्टेट लिस्ट में मामले हैं उस पर लॉ बनना जरूरी है, तो जो पार्लियामेंट है वो इस पे लॉ बना सकती है। तो कौन कौन सी कंडीशन है? पहला है इफ राज्यसभा अप्रूव्स अ रेजोल्यूशन विद अ स्पेशल मेजोरिटी एंड डिक्लेयर दैट द सब्जेक्ट इज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। तो इस कंडीशन में पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। दूसरी कंडीशन क्या है? ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, अगर नेशनल इमरजेंसी है उस समय भी जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट में लॉज बना सकती है। थर्ड कंडीशन क्या है? इफ टू और मोर स्टेट्स रिक्वेस्ट पार्लियामेंट टू मेक लॉ फॉर एन आइटम इन द स्टेट लिस्ट, कि अगर दो या दो से अधिक जो राज्य है वो आपस में मिल जाएं और वो बोले पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करें कि आप जो स्टेट लिस्ट है उसमें लॉ बनाओ। और फोर्थ कंडीशन क्या है? फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज, तो इंटरनेशनल ट्रीटीज को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो स्टेट लिस्ट में अगर उसके लिए कोई लॉज लाना है तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो ये लॉ ला सकती है। तो इस प्रकार से आज का जो डिस्कशन है वो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और इसमें जो भी हम ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं ये आपको जो अभी 2026 में पेपर होने वाला है उसको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू डू दिस क्वेश्चन आंसर वेरी सीरियसली एंड थॉरोली, ताकि इसके जो भी हम ये डिस्कशन कर रहे हैं ना इसके छोटे छोटे आप नोट्स बनाओ, ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो जाए। अगर कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया तो किसी भी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आप इजीली टैकल कर लोगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तब तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।